हेलो गाइस, दिस इज सैफुल्लाह सिद्दीकी। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में, सदिश बीजगणित के बारे में। ठीक, तो इसमें पहला चीज़ है कि डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, सदिश होते क्या हैं। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इसके पहले कि सदिश होते क्या हैं। सदिश वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ में दिशा भी होता है। क्या चीज़? ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण हो और साथ में उसमें दिशा भी हो। ठीक, उन्हें कहते हैं सदिश राशियाँ। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव क्वांटिटी एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। ओके, तो ये तो सदिश हो गया। इनको एरो से, एक तीर के निशान से दिखाते हैं। ठीक, इनको एक तीर के निशान से दिखाते हैं और इसमें क्या होता है कि जो हमारा लाइन होता है, जो इसकी टेल होती है, इसको ये होता है मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है, ये मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। और जो एरो वाला हेड होता है, एरो हेड होता है, जो तीर का निशान होता है, ये जो होता है डायरेक्शन को डिनोट करता है, दिशा को डिनोट करता है। ठीक है, दिशा दिखाता है ये। ठीक, तो अगर हमें दिखाना है कि नॉर्थ में 30 किलोमीटर, तो नॉर्थ में 30 किलोमीटर के लिए लाइन खींचेंगे, ये डायरेक्शन डिनोट करेगा ये, और ये जो है दिखाएगा कि 30 किलोमीटर के लिए करेस्पॉन्डिंग एक लाइन खींची जाएगी। अब उसके लिए आप स्केलिंग ले सकते हैं कि 30 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाई 3 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल कुछ भी आप एक स्केलिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ये हो गया वेक्टर है क्या और इसे डिनोट कैसे करते हैं। ठीक, फिर आया कि वेक्टर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस तरह के वेक्टर्स होते हैं। ठीक, तो एक है जीरो वेक्टर, शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर क्या? शून्य सदिश क्या है? शून्य सदिश उन सदिशों को कहते हैं जिनका आरंभिक बिंदु और जिनका अंतिम बिंदु दोनों एक ही बिंदु पे हो। क्या? दोनों एक ही बिंदु पे हो, उसको क्या बोलते हैं? शून्य सदिश बोलते हैं। अच्छा, इसमें दिशा नहीं होगा, इसमें ऐसे कोई एरो नहीं बना होगा, ये नहीं होगा कभी इसमें। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शून्य सदिश का कोई भी दिशा नहीं होता है। वो जहाँ से शुरू होता है वहीं खत्म होता है, वो किसी दिशा में नहीं होता, एक पॉइंट होता है, वो सिर्फ एक बिंदु होता है वो सिर्फ। ठीक है, दूसरा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? मात्रक सदिश। ये किसी भी दिशा में खींचा गया एकांक लंबाई का सदिश होता है। कैसा होता है? दिस इज अ यूनिट लेंथ वेक्टर इन एनी डायरेक्शन। क्या है? यूनिट लेंथ वेक्टर है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होगा वो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। और जो इसकी दिशा होगी वो उस दिशा में होगी जिस दिशा का हमें यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश खींचना होगा। ठीक है, तीसरा है आपका को इनिशियल वेक्टर, सह आदिम सदिश। ये क्या होता है? सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश उसे कहते हैं जैसे कि मान लो दो वेक्टर्स हैं, दो सदिश हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों एक ही बिंदु से शुरू हो गए। कहाँ से? दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो, तो इसको क्या बोलेंगे? सह आदिम सदिश। वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे सदिश है? यहाँ पे को इनिशियल वेक्टर है, सह आदिम सदिश है। ठीक, तीसरा चीज उसका नेक्स्ट है कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स किनको कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स वे वेक्टर्स हैं जैसे कि मान लो दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, क्या चीज़? दिशा और परिमाण दोनों समान हो, तो दोनों सदिश क्या कहलाएंगे? समान सदिश कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर होने से कोई भी दो वेक्टर समान नहीं हो जाते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ दिशा समान होने से कोई भी वेक्टर समान नहीं हो जाते हैं। इसके लिए क्या चाहिए आपको? कि दिशा और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण दोनों जो है एक समान हो। ठीक, फिर आता है निगेटिव वेक्टर। वेक्टर के निगेटिव होने के साथ साथ पहले एक चीज हम लोग देख रहे थे, नंबर लाइन पे जब हम किसी नंबर को दिखाते हैं कि हमारा 0 है, मान लो ये 4 है यहाँ पे, तो -4 कैसे दिखाते हैं हम? जितना हम 0 से आगे गए उतने ही पीछे आ जाएंगे। ठीक, फिर हमारा क्या होता है? जितना हम 0 से आगे हैं उतने ही 0 से पीछे आ जाएंगे, तो उस नंबर का निगेटिव हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारा जो कोई भी अगर वेक्टर एक ड्रॉ किया है हमने, ठीक, अगर इसका हमें जो है क्या करना हो? निगेटिव वेक्टर खींचना हो, ऋणात्मक सदिश खींचना हो, तो क्या करेंगे? इसके ठीक उल्टी दिशा में इतनी ही दूर चले जाएंगे। इसका ये पॉइंट है, इससे जितना दूर इधर गए थे उतनी दूर इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे, विपरीत दिशा में जाएंगे। ठीक, और वेक्टर बना देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। क्लियर है? यानी अगर ये वेक्टर ए है तो ये माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। क्लियर?
तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। जीरो वेक्टर था, यूनिट वेक्टर था, कोइनिशियल वेक्टर था, इक्वल वेक्टर्स थे और निगेटिव वेक्टर्स थे। ठीक है, ये तो टाइप्स ऑफ वेक्टर। फिर अगली चीज में आती है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ट्रायंगल मेथड एंड पैरेललोग्राम लॉ। दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं हमारे पास जिनसे हम वेक्टरों का जो एडिशन करते हैं। पहला हमारा ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई एक त्रिभुज है हमारा, एक कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, ए बी सी, तो अगर इस त्रिभुज में इसकी साइड्स को, इसके भुजाओं को चक्रीय क्रम में लिया जाए, एक साइक्लिक ऑर्डर में लिया जाए, ठीक, तो जो ये वेक्टर्स बनेंगे, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर सी ए, तो इन तीनों का जो योग होगा वो सदैव क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, ये हमारा त्रिभुज का एक नियम है, चक्रीयता का नियम है। ठीक, साइक्लिसिटी का एक रूल है ये। इसी रूल के बेसिस पे हम जो है एडिशन का काम करेंगे। ठीक है, तो अब देखो एडिशन में काम कैसे करेगा। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर माइनस सी ए, ये लिख सकते हैं। क्लियर है ये? अच्छा, इसमें आप एक काम करिए करें, वेक्टर ए बी प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी ए को अभी हमने यहाँ पे निगेटिव में पढ़ा था, निगेटिव वेक्टर में पढ़ा था कि किसी वेक्टर का निगेटिव क्या होता है कि उस वेक्टर को उल्टा, यानी अरे ये हमारा, ये अगर हमारा वेक्टर है, इसका निगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा? वो ऐसे हो जाएगा, तो सी के बजाय ए सी हो जाएगा। ये माइनस सी को हम ए सी लिख सकते हैं, तो माइनस सी हम क्या लिख सकते हैं? ए सी वेक्टर। ठीक, ये क्या हो गया हमारा? ए बी और बी सी दो वेक्टर का सम आ गया। इसको ड्रॉ कर लेगा फिर से ट्रायंगल में। अगर ये हमारा ए बी वेक्टर हो और ये हमारा बी सी वेक्टर हो, इन दोनों का सम जो क्या होगा? वो होगा ए सी वेक्टर होगा। ये ए बी अगर था और ये बी सी है, तो ये ए सी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि अगर दो वेक्टर में दिए हुए हैं, वेक्टर ए दिया हुआ है और ये वेक्टर बी दिया हुआ है, तो इन दोनों का हमें सम निकालना है, इन दोनों का योग करना है, इन दोनों का समेशन करना है हमें। तो हम क्या करेंगे? वेक्टर बी को उठाएंगे, बी के इनिशियल पॉइंट को उठाएंगे और वेक्टर ए के जो है एरो पॉइंट पे, यानी तीर वाले निशान के साथ शुरू करेंगे, वहाँ शुरू करेंगे। ठीक वैसे ही ड्रा कर देंगे, उसी लंबाई का और उसी दिशा में, इसके ठीक पैरेलल ड्रा करेंगे। ये नहीं कि मतलब इसका एंगल चेंज कर देंगे। और एरो हेड जो रहेगा वो वही बनेगा। ठीक है, लंबाई उतनी रखी जाएगी। फिर क्या करेंगे हम? वेक्टर ए के टेल पॉइंट से और वेक्टर बी के एरो हेड को मिला देंगे और ये हम आपका बन गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ में आया ये? किया क्या हमने? बेसिकली वो देख लो, हमने ये किया कि वेक्टर ए जो था हमारा उसको वैसे रहने दिया, वेक्टर बी को लाए और वेक्टर ए के एंड पॉइंट से ड्रॉ कर दिया है, एंड पॉइंट से खींच दिया। ठीक है, और फिर क्या किया? वेक्टर ए के यानी पहले वाले वेक्टर के पूंछ वाले हिस्से से, उसके टेल वाले हिस्से से दूसरे वेक्टर के जो है एरो वाले हेड को मिला दिया। क्लियर? अब ये जो नया वेक्टर बना है, जो हमने बनाया, ये क्या है हमारा? ये हमारा वेक्टर ए और बी का सम है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। क्लियर है ये तो पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या? अच्छा, इस लॉ में क्या है, इस नियम में क्या है? इस नियम में एक बड़ी खास चीज़ ये है कि इसमें आपको जो है मेजरमेंट जो लेना, जो मान निकालना होता है, जो योग निकालना है हमें, तो उसको हमें नाप के लेना। जैसे मान लो कि हमने वेक्टर ए बी लिया है, मान लो ये 50 न्यूटन है, ये 30 न्यूटन है, तो 50 न्यूटन को अगर हम इसको जो है नापे होंगे, 50 मीटर पूरी 50 सेंटीमीटर बनाएंगे नहीं इसको। मान लो हमने 5 सेंटीमीटर ड्रा किया है। कितना ड्रा किया है? 5 सेंटीमीटर। इसको कितना ड्रा किया है? 3 सेंटीमीटर। हमने स्केल ले लिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। मान लो हमने एक स्केल ले लिया है, ये मान लिया है हमने, इसी हिसाब से ये ड्राइंग बनाई है। ठीक, तो अगर ए सी को नापने पे अगर कितना आ जाए? 4.2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो कितना न्यूटन हो जाएगा? 4.2 इंटू 10 इज इक्वल टू 42 न्यूटन।
ठीक। तो यहाँ पे हम जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम जो है इस तरह से मेजरमेंट को, इसको हम स्केल लेके नापेंगे कि कितनी लंबाई है। तो 4.2 सेंटीमीटर लंबाई आई हमारे स्केल से, तो हमने उस स्केल जो हमने नापी उसका जो हमने यहाँ पे एजम्पशन एक लिया हुआ था उससे मल्टीप्लाई कराया हमने, तो कितना आ गया हमारा 42 न्यूटन का हमारा मेजरमेंट आ गया। क्लियर है ये चीज़? तो ये हमारा मेथड है, हमारा ट्रायंगल का मेथड है, मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल। ओके, अब हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन का दूसरे नियम से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मेजरली यूज किया जाएगा, वो है हमारा क्या, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्या है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, ठीक है, मान लो ऐसे ही होता है, दिक्कत नहीं, ठीक। तो इस नियम में ये कहा गया है कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज में, ठीक, किसी पैरेललोग्राम में अगर हम अपने वेक्टर्स को ऐसे डिनोट करें, दो एडजेसेंट साइड के रूप में डिनोट करें, यानी ये और ये डिनोट करें, यानी ये हमारा वेक्टर P ले लो, इसे वेक्टर Q ले लो, ऐसे डिनोट करें, तो इसका जो सम होता है, इसका जो योग होता है, वो किसके बराबर होता है? इन दोनों के बीच से होकर निकलने वाली विकर्ण के बराबर होता है, ठीक है। ये रूल है। अब इसको प्रूव कैसे करें? P प्लस Q का मान कैसे निकालेंगे, ठीक। अब ये देखो, इसके लिए हमें इसको मान लो R, P प्लस Q क्या मान लो? वेक्टर R, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से एक वेक्टर एडिशन के फार्मूले की प्रूविंग कर लेते हैं। वैसे वो तो है बेसिकली फिजिक्स का पार्ट, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, पॉइंट लाइन ए बी को आगे बढ़ा लो और पॉइंट सी से उस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, ठीक है। इतना क्लियर है? ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जा देखते हैं। देखिए, तो ये क्यू है, अच्छा ये वेक्टर पी है, तो ये भी वेक्टर। अभी हमने समान वेक्टरों की, समान सदिशों की बात की थी, इक्वल वेक्टर्स की। हमने कहा था अगर डायरेक्शन, अगर दिशा और लंबाई दोनों एक समान हो तो दो वेक्टर एक समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं एक बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, ठीक। यानी दिशा भी समान होता है दोनों का और एक दूसरे के बराबर भी होती है। तो हम क्या ए डी इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं, ए डी और सी बी लाइन बराबर होंगी, तो वेक्टर पी जो होगा वो ये वेक्टर पी ये भी होगा, ठीक। अच्छा, अगर मान लो पी और क्यू के बीच का कोण जो है थीटा हो, क्या हो, पी और क्यू के बीच का कोण थीटा हो, तो ये कोण भी थीटा होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये पी है, ये थीटा है, तो बी ई का मान निकाल लोगे। हमने पढ़ा है, होता है कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपन हाइपोटेनस। बेस क्या यहाँ पे बी ई है, तो बी ई अपन हाइपोटेनस क्या है, बी सी है, ठीक। बी कितना है, बी रहने दो, बी का तुम्हें मान निकालना है। बी सी कितना है, वेक्टर पी है, वेक्टर पी को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर पी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी। यहां तक हो गया, ठीक। ये बी का मान निकल गया हमारा, क्या ये पी कॉस थीटा है। अच्छा, अब हमें आर का मान निकालना है। आर का मान कैसे निकलेगा, और देखते हैं। अच्छा, ये हमें पता है, ये पता है, इस सी का मान निकाल सकते हैं इसी से। ये पी है, ये सी है। अच्छा, और हम ये बात करें यहाँ पे साइन थीटा की, साइन थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में, सी बी ई, ट्रायंगल सी बी ई ले, ये 90 डिग्री है, समकोण है ये, तो इसमें आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, सी ई है, तो सी ई लिख दो। कर्ण क्या है, बी सी है, बी सी लिख दो। सी का हमें मान निकालना है। अब बी सी क्या है, बी सी हमारा वेक्टर पी है, तो वेक्टर पी कर दो इसे, ठीक है। तो वेक्टर पी साइन थीटा इज इक्वल टू सी,
इसको भी सी वेक्टर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, हमें सी का वैल्यू पता है, ए बी का है, बी का है। अच्छा हम ए सी ई क्या करो, बात करते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए सी ई, ए सी त्रिभुज में बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरन थ्योरम लगाते हैं। उसमें क्या है पाइथागोरस थ्योरम में कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, सॉरी बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी आधार का वर्ग और लंब का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। लिख दो, क्या हो जाएगा वहां से, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है, ए कितना है, ए हमारा क्यू प्लस पी कॉस थीटा हो जाएगा, क्यू प्लस पी कॉस थीटा हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस सी क्या है, सी ई, इसका मैंने अभी मान निकाला है, यहाँ पे सी का वैल्यू निकाला है पी साइन थीटा, रख दो पी साइन थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ए सी यानी आर का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करो इसे, सिंप्लीफाई करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सॉरी यहाँ वेक्टर्स छूट गए हम लोग के, वेक्टर्स लिखना ऊपर बनाना कंपलसरी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये क्यू स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन ले लो इन दोनों से, तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 PQ साइन थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक यूनिटी है, एक तरह एक फार्मूला है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, समझे पढ़ा ये। इसको 1 कर दो, क्या हो जाएगा ये वेक्टर क्यू स्क्वायर प्लस वेक्टर पी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर पी वेक्टर क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा इधर आर स्क्वायर है तो पूरे मतलब दोनों साइड का हम वो ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो क्या हो जाएगा ये वेक्टर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर पी स्क्वायर, अब मैग्नीट्यूड सिर्फ लिया जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ पे ये नहीं लिया जाएगा कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, यहाँ सिर्फ निकलेगा ये मॉड ऑफ आर निकलेगा, ये ध्यान रहे ये चीज़, आर का ये मॉड निकलेगा। ठीक है, डायरेक्शन की जब बात करेंगे तो डायरेक्शन अगर मान लो ये अगर एंगल फाई है, क्या है वो एंगल फाई हो, तो क्या हो जाएगा, फाई कैसे निकालेंगे यहाँ से, कॉस फाई के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस में टेन फाई के लिए फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, टेन फाई के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक, परपेंडिकुलर वन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें, इस एंगल देखो ए सी ई में सी परपेंडिकुलर है और ए बेस है, तो सी क्या था हमारा पी कॉस थीटा था, सॉरी पी साइन थीटा था, तो रुको यहाँ पे पी साइन थीटा अपॉन ए क्या है क्यू प्लस पी कॉस थीटा, लिख दो क्यू प्लस पी कॉस थीटा, ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा रिजल्टेंट का। ठीक है, वैसे बेसिकली ये पार्ट जो हमारा था ये था हमारा फिजिक्स का पार्ट था, लेकिन हम लोग यहाँ इसे यहाँ पे भी वर्क कर लिया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो अभी हमको अगर दो वेक्टर्स दिए हों ए और बी, या फिर पी को कोई भी दो वेक्टर्स दिए हों और उनके बीच का एंगल थीटा दिया हो, तो क्या हम इजीली जो है यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं उसके रिजल्टेंट का, P
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और जो डायरेक्शन की बात होगी वो कहाँ से आ जाएगी, tan phi p साइन थीटा अपन क्यू प्लस p कॉस थीटा से। ठीक है, फिर इसको आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, डाउट क्लासेस हम बाद में करेंगे। थैंक यू।